मतलब अमर आजाद ये कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका जो थी वो दूसरे मजहब से थी, दूसरे धर्म से थी, और शायद मजहब बीच में आ गया या कुछ और भी हुआ था। चिराग या तेजस्वी, किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? वेद प्रकाश। नहीं, हंस क्यों दिए आप हंस क्यों रहे हैं? अच्छा, अगर दो नेताओं को चुनना हो, दो में से एक को चुनना हो, एक तरफ रामविलास जी हो और दूसरी तरफ लालू जी हो, आप किनको चुनेंगे? श्याम रजक जी। उन्हें उम्मीद था कि पार्टी उन्हें बढ़ावा देगी, टिकट देगी, सांसद का मिला नहीं, तो फिर वो वापस जेडीयू में आ गए कि आरजेडी दलितों के खिलाफ हो गई है। आपने भी अंतर्जातीय शादी नहीं की, आप भी चाहते थे रविदास में, मुसहर में या कहीं भी शादी कर सकते थे। आपने भी पासवान लड़की से, वो भी एक डॉक्टर से शादी किया है। पासवान जाति जो है वो आक्रामक जाति है बिहार में, और एक रविदास जाति है। ये दो जातियाँ दलितों में समझिए अपर क्लास में आती हैं, और ये दो जातियाँ बाकी दलितों का हक मार लेती हैं। हम भीम आर्मी के अध्यक्ष उस समय थे। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद। हाँ। पर वर्तमान जो राजनीति का परिदृश्य है उनके अनुसार मुझे लगता है कि बहन जी काम उस टाइप का नहीं कर पा रहे हैं और जा नहीं पा रही हैं। अगर मान लिया चिराग पासवान, अगर मान लिया वो है नहीं, हम कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर मान लिया वो गे है या कोई और भी गे है, कोई भी राजनेता गे निकलता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? कोई नहीं लड़ा, उनके लिए हम लड़े। सूरजभान सिंह से, पशुपति पारस जी से। जाति के अनुरूप सब कुछ होता है, शादी ब्याह होता है, सब कुछ देखा जाता है। जाति के चलते ऑनर किलिंग होता है, लव मैरिज नहीं। लव मैरिज आपने क्यों नहीं किया? लव मैरिज है, वो सब निजी बातें हैं। आप दोनों में एक डिफरेंस है, आप कुछ और बात करते हैं, वो कुछ और बात करते हैं, आप लोगों का ग्रुप बटा हुआ है। तो इस बात की शिकायत है कि चिराग जी ने आपका बेल नहीं किया। हाँ, इस बात का है। कौन तिवारी जी? वो है कोई तिवारी जी, राजू तिवारी जी अभी भी वर्तमान में है। राजू तिवारी जी, हाँ वही हैं। नमस्कार, दीपक द्रविड़ शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अमर आजाद हैं। अमर आजाद जो बिहार में खास करके दलित राजनीति या फिर आप कह सकते हैं पिछड़ों और जो गरीब लोग हैं इनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और अपने सवाल से जानेंगे कि अमर आजाद जो मुख्य धारा में लाने के लिए लोगों को प्रयासरत हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो खुद क्या क्या झेलते हैं, और जानेंगे कि जो दलित अभी भी पिछड़े हैं उन्हें कैसे अपलिफ्ट किया जाए। अमर भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं। बढ़िया है। अमर भाई, शुरू से शुरू करते हैं। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म तो ऐसे पटना में ही हुआ है, मगर मेरा पैतृक जो गांव है और ज़िला है वो नालंदा ज़िला है। नालंदा ज़िला के सरमेरा ब्लॉक के धर्मपुर गांव है मेरे गांव का, जहां हमारे दादाजी का जन्म, मेरे पिताजी का जन्म है, वहीं से। अच्छा, जन्म आपका अस्पताल में हुआ या फिर घर पे हुआ? ये तो हमें नहीं पता है कहाँ हुआ है। घर में, अस्पताल में नहीं हुआ, घर में ही हुआ। घर में ही हुआ, क्योंकि उस समय 90 के दशक में जो परिस्थितियाँ थी, अधिकतर लोगों का जन्म वो घर में ही हुआ करता था। और मुझे लगता है कि जो उस समय का कल्चर था, जन्म करवाने का जो काम होता था वो दलित समुदाय के ही लोग करवाते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमें ये बताइए, नेता बनने का शौक़ कैसे चल गया? नेता बनने का हमें कोई शौक़ नहीं था बचपन से। जैसे एक आम जो छात्र होता है, और हमारी प्रारंभिक पढ़ाई जो हुई है, हमारे नाना जी पहले झारखंड में पोस्टेड थे और बहुत सारे ज़िला में, तो हम लोग एक सिंपल सा स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते थे। नाना जी क्या करते थे? नाना जी मेरे इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर। आपके नाना जी इंस्पेक्टर थे। हमने 2 साल पहले वेद प्रकाश जी का पॉडकास्ट किया था, उनके दादाजी एसडीएम थे। आप लोग इतने संपन्न परिवार से आते हैं और खुद को दलित बोलते हैं, ये कैसे चलेगा? परिवार से तो नहीं आते हैं। हमारे पिताजी एक समझ लीजिए किसान और मजदूर पर कह सकते हैं। हम वो डेली वेज पे काम करते हैं। कोई घर में सरकारी नौकरी, हमारे नाना जी का नौकरी था, हमारे पिताजी या हमारे दादाजी का कोई सरकारी नौकरी नहीं। तो जैसे आम लोग काम करते हैं उसी तरह काम करके जीवन बसर। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो मेरे वही मैंने
किसान तो खेती उती करते थे। अब पिताजी हैं? पिताजी हैं? हाँ अभी हैं और थोड़ा सा स्वस्थ हैं और वो बीमार चल रहे हैं और करीब 4-5 सालों से उनको उनका शरीर जो है पूरा डैमेज है, चल नहीं सकते हैं, वो मैंने बेड पर ही रहते हैं। हमारी टीम जब आपका रिसर्च कर रही थी तो आपका एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में आप बता रहे हैं कि स्कूल में किसी बच्चे ने आपको थप्पड़ जड़ दिया था। काहे? देखिए हम प्रारंभिक पढ़ाई हमारी बचपन का जो है झारखंड में हुआ और वहाँ से 7 स्टैंडर्ड पास करने के बाद हम अपने गृह जिला नालंदा आए, जहाँ हमारे दादी जी बहुत ही सामाजिक रूप से एक्टिव थी। उन्होंने हमारा टीसी का इंतज़ाम करवाया और हाई स्कूल मेहुस है, वहाँ पे एडमिशन हम 8 क्लास में लिए और वहाँ पे एक कहते हैं कि हमको जाति उति का बारे में पता नहीं था, क्या जाति है, क्या है, स्वर्ण है, कौन दलित है, सब कुछ पता नहीं था। 8वीं क्लास में? हाँ 8वीं क्लास की बात बता। आपको पता नहीं था? नहीं पता था हमें कि क्या है। तो वहाँ पे एक लड़का जो स्वर्ण जाति का थोड़ा सा उनका पिताजी क्रिमिनल था, वो सब सुनते थे कि राइफल ये सब रखता था। राइफल रखता था? हाँ राइफल बंदूक सब वो सब रख कर स्कूल में सब लेकर के आ जाता था। स्कूल का बच्चा पाया उसको मारपीट, हमको पता नहीं क्या ये सब कर रहा है। हम कोई कम होता था एक तबड़ाक हमको मार दिया। ऐसे ही एक लड़का को, हमारे गांव का है एक दलित लड़का था, उसे मार दिया। बोले कि क्यों मारे उसको? बोला तुम कैसे हमको बोल दिया कि क्यों मारते हो, मैंने गाँव का लैंग्वेज में, तो कैसे हमरा बोल देनी कि मारबो। तो कौन होता रे, कौन है रे, पसवान है रे, दलित है रे, साला इतना औकात हो गया तुमको कि हमको पूछ दिया। एक तबड़ाक हमें भी वो मार दिया। हमको लगा क्यों मारा, कंप्लेन किए टीचर को। बोला कि देखो ये सबसे पढ़ने आए हो, पढ़ो, ये सब बड़ा आदमी है। हम अपना दादी को जाके बोले तो दादी जी में मेरा एक्शन लिया, वो गए कि चलो तो हम चलते हैं वहाँ में हूँ, कौन मारा है तुमको। ये घटना था। तो उस घटना के बाद क्या असर पड़ा? मतलब अचानक से जातिवाद क्या होता है ये समझ में आने लगा? उस वहाँ भी हमको लगा कि कोई है, लड़का है, बदमाश है, पढ़ने लिखने वाला नहीं है, पढ़ाई से मतलब नहीं। इतना पता चला कि उसका गांव में है, स्कूल है, इसके वजह से वो मैंने दूसरे जो गांव के लोग आते थे पढ़ने के लिए उस पर रौब जमाते थे। और हमें तो जाति के बारे में हमको पटना में आकर के पता चला, जब हम अम्बेडकर छात्रावास में आए, पटना कॉलेज में एडमिशन लिए BA पार्ट 1 में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, तब वहाँ भी नहीं देखते, अखबारों में देखते थे तो कहीं दलित शब्द का। और अम्बेडकर छात्रावास में पहले GW हॉस्टल, हमारे हॉस्टल का गवर्नमेंट वेलफेयर जिसे बोला जाता है, अब उसका नाम सरकार ने अम्बेडकर छात्रावास कर दिया है। हमने GW क्या होता है, 2 साल तक तो उसका फुल फॉर्म ही हम लोगों को पता नहीं था कि गवर्नमेंट वेलफेयर होता क्या। फिर कोई बोलता था अम्बेडकर छात्रावास, बोले अम्बेडकर जी कौन है, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे हम उनके किताब पढ़ने लगे। एक डॉक्टर अमित जी हमारे सीनियर हैं, उनका स्पीच अम्बेडकर जी के बारे में बहुत अच्छा होता है, उनसे हम लोग सुनते थे, उन्हीं से जाने कि अम्बेडकर क्या होता है, दलित क्या होता है। फिर अखबारों में न्यूज़ के माध्यम से कहीं यहाँ दलित शब्द का अखबार में, तो हम लोग दलित कौन होता है, क्या है। फिर पता चला धीरे धीरे, हम जब कॉलेज में गए तो शेड्यूल कास्ट के बारे में पता चला, जाति प्रमाण पत्र हमारे पिताजी, हमारे दादी जी बनवा करके लाते थे कि ये है। तो उस आरक्षण के बारे में हम लोग को पता है। हाँ छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भराता था, तब पता चलता था कि हम छात्रवृत्ति हम लेते आए हैं 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10 में स्कॉलरशिप अब लेते आए? हाँ स्कॉलरशिप लेते थे। अभी जिस हॉस्टल का जिक्र आपने किया अमर भाई, GW, क्या ये वही हॉस्टल है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी रहे थे? जी बिल्कुल, आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस रूम में मैं रहता था और उसी रूम में वो रहते थे और वहाँ मीटिंग करते थे। उसी रूम में हम करीब 6-7 साल रहे। कॉमन रूम उसे बोला जाता था। तो पहले कॉमन रूम का उतना कोई लड़के ही रहते थे, तो आदरणीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी जो देश के बड़े दलित नेता हुए, वहीं से उन्होंने संघर्ष तो दलितों उनके ही किया। कमरे में आप भी रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप रामविलास पासवान जी को?
रामविलास पासवान जी को? रामविलास पासवान जी का जीवनी और संघर्ष हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से अभी मैं वर्तमान में पूरे बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अकलियत समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। वहाँ से रैली होता है, आंदोलन होता है, चाहे छात्रवृत्ति की समस्या हो, आरक्षण का मामला हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला का मामला हो, तो वहीं से वो दलित आंदोलन और राजनीति का एक बड़ा गढ़ है। समझ लीजिए कि जेएनयू जैसे कहते हैं ना कि पूरा वामपंथ ये है, कम्युनिस्टों का गढ़ है, कम्युनिस्टों का, उसी तरह वैसे दलित राजनीति का का गढ़ है बिहार की दलित राजनीति का, छात्र युवाओं का और सामाजिक, वहीं से आवाज़ उठता है। आप रामविलास पासवान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं हम रामविलास जी, हम तो लोगों के। आप एक और बात बताइए, अगर आप मानते हैं तो उनको आप काला झंडा क्यों दिखा दिए? नहीं, देखिए, काला झंडा का जो बात है बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात है। कन्फ्यूजन कैसा है भाई साहब? ये तो आपके सारे समर्थक का कहते हैं। जिक्र कर देना चाहता हूँ कि हम रामविलास पासवान जी से बहुत ही क्लोज थे जब वो चिराग पासवान जी राजनीति में नहीं आए थे, वो एमपी नहीं थे। उस समय से हम लोग, वो छात्रावास के हमारे सीनियर हैं, आते थे, हम लोग प्रोग्राम करवाते थे। SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है, उस समय 2018 की बात है, वो केंद्र सरकार में शायद मिनिस्टर उस समय थे, मिनिस्टर थे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का मामला आया कि SC ST का जो एक्ट है उसमें जो अब सुपरविज़न होगा उसके बाद अरेस्टिंग होगी, मैंने अब वैसा कुछ जांच होगा उसके बाद। पहले इसी बात का लिए पूरे देश के दलितों में आक्रोश था, हम लोगों भी ने जाना पढ़ा। तो हमारे मोकामा में, जो पटना जिला में ही है, घोसवरी प्रखंड के चाराडी में हमारे कुल देवता वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का बड़ा मेला लगता है, कम से कम 4-5 लाख लोग आते हैं। तो हम उस समय बहुत ही आंदोलित और सामाजिक रूप से बहुत ही, मैंने एक कह सकते थे कि लोग हम पर एक विश्वास रखते थे कि आप सवाल और हमारा जान। तो हमने वही आदरणीय रामविलास पासवान जी सुमेला में गए और सवाल कर रहे थे, और बाकी सब, हम भीम आर्मी के अध्यक्ष उस समय थे। भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद? हाँ, चंद्रशेखर जी जो हैं, हमने द ग्रेट भीम आर्मी बनाया था। तो हमारी चंद्रशेखर जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग साथ मिल कर के काम करें। उसमें वो जेल में थे और कुछ विनय रतन थे, उनका बातचीत हुई तो हमने बोला ठीक है। वो बोले आप प्रदेश अध्यक्ष रह जाइए, तो हम प्रदेश अध्यक्ष बने। तो वो SC ST एक्ट का मामला था, लोग काफ़ी आंदोलित थे, रामविलास पासवान जी से सवाल कर रहे थे, जवाब चाहते थे कि आप सरकार में हैं तो ये कैसा हो रहा है। तो लोगों का एक पूरा काला झंडा दिखाया गया। उसमें हम देखिएगा वीडियो है, कहीं हम स्टेज पर थे और उसमें रामविलास पासवान जी, हम लोगों का जो एक पंपलेट भले हम थे, जो पंपलेट में मेरा नाम था, हम ऑर्गेनाइजर थे। एक आंदोलन भारत बंद का था, तो हम प्रचार कर रहे थे, तो मेला में भी गए थे प्रचार करने। तो हमारे बहुत सारे समर्थक लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स थे, जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो जागरूक हैं, अम्बेडकर आइडियोलॉजी को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन को मानते हैं, वो लोग वहाँ पर इस तरह का। लेकिन ऐसा कहा था कि आपके इशारे अब हम थे तो नीला झंडा कोई देखता है तो कहता है कि यही भीम आर्मी वाले। तो उसमें काफ़ी एक्टिव भीम आर्मी यहाँ बिहार में था, और हमने पूरे ज़िले में कमेटी बनाई थी। तो लोग हम ही को ही बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, बोलने वाला। पर हम अपने समाज के लिए, पूरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हम लोग उस समय ये कदम उठाए थे। तो मतलब आप अभी साफ साफ ये कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी को काला झंडा आपने नहीं दिखाया था? नहीं, हमने तो नहीं दिखाया, क्योंकि हम, वैसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें हम काला झंडा लिए हों और हम दिखाए हों। हम उस समय रामविलास पासवान जी के स्टेज पर थे, कार्यक्रम था, पर हमें लोग बदनाम किए। अच्छा, अगर दो नेताओं को चुनना हो, दो में से एक को चुनना हो, एक तरफ रामविलास जी हों और दूसरी तरफ लालू जी हों, आप किनको चुनेंगे? देखिए, लालू जी हमारे गार्जियन अभिभावक हैं, और लालू जी, रामविलास जी दोनों अपने समय के एक बहुत मैंने दलित वंचित समाज की आवाज़ उठाए हैं।
तो लालू जी को तो उतना हम क्लोज नहीं रहे, उनसे उतना संवाद नहीं हुआ, बात नहीं हुआ। रामविलास जी के हम बहुत क्लोज रहे। और तो दोनों में से चुनना होगा तो एक दलितों के लिए बहुत काम रामविलास जी किए हैं, तो रामविलास जी को ही हम फिलहाल चुनेंगे। लोग ठीक है, जो बोले। अब चलिए, वो हो गई उस जनरेशन की बात। एक जनरेशन अभी आ जाते हैं, तेजस्वी एक तरफ, दूसरी तरफ चिराग पासवान, इनमें से किसको चुनिएगा? हाँ, अभी की बात है। देखिए, अब चिराग पासवान जी हैं जिनकी पार्टी से हम 2020 में विधानसभा का चुनाव, उन्होंने हमें टिकट दिया, हम चुनाव लड़े। और वो एक बड़े भाई, वो जहाँ से, हाँ, बोछा विधानसभा है मुजफ्फरपुर जिला में, वहाँ से हम विधानसभा का चुनाव लड़े। 3rd नंबर पे हम रहे थे और बहुत ही नॉमिनेशन था का लास्ट डेट बचा हुआ था। और उन्होंने उनके आदरणीय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया था और उसी समय सब टिकट का मामला चल रहा था। तो उस समय उन्होंने बुला करके हम टिकट उन्होंने दिया। उसमें सौरभ पांडे जी का बहुत अहम रोल था हमको टिकट देने में, उनके मित्र थे। और सौरभ पांडे जी का अहम रोल था टिकट देने में, तो फिर पार्टी क्यों छोड़ दिया? किसका रोल वहाँ आ गया? देखिए, पार्टी हम आदरणीय बड़े भाई चिराग पासवान जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, और जिस समय वो पार्टी टूटी थी और वो दिल्ली में रो रहे थे, तो इकलौता कोई शख्स था जो बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ रामविलास जी का गढ़ है, घर है, राजनीति का जन्म हुआ है, उनका पार्टी दफ्तर जो अभी पारस जी के यहाँ था, फिर चिराग जी के पास चला गया है। तो कभी उनसे पूछिएगा कि, और उनके पार्टी के लोगों से, अगर ईमानदार होंगे तो बताएंगे कि 132 लोगों को उन्होंने टिकट दिया था। एक 32 की 42 की क्षति, आंकड़ा नहीं पड़ा है, मतलब हाँ दिए थे टिकट, कोई नहीं लड़ा, उनके लिए हम लड़े थे। सूरजभान सिंह से, पशुपति पारस जी से, वहाँ पर पूरा नेशनल मीडिया में ये बातें आई थी और हम पर लाठी चार्ज हुआ था, हमें अरेस्ट किया गया था, हमें लगभग आधी मिडनाइट तक तो यहाँ एयरपोर्ट जो थाना है वहाँ रखा गया था। तो हम उस आंदोलन में चिराग जी भी सड़क पे थे? आंदोलन तो थे, वो आशीर्वाद यात्रा में आए। अच्छा, वो तो दिल्ली में थे, पटना में हम थे और हमारे जो अंबेडकर छात्रावास महेंद्रू के GW, इस आंदोलन को आपने? हाँ बिल्कुल, वहीं से लोगों को तो उतना उनका संघर्ष तो किए नहीं थे, सड़क पे थे नहीं, पर हमें एक अनुभव था कि सड़क पे अंबेडकर दलित राजनीति क्या होता है, सब कुछ है। और हम उस समय जो नेशनल मीडिया में ये बातें आई, चला कि नहीं बिहार में एक अमर आजाद पासवान है जो चिराग पासवान के लिए पूरा पुलिस से लाठी खा रहा है, और वो पारस जी का जो फ्लोअर्स था, और पूरा उस समय नोक झोंक हुआ। उस समय कुछ भी हो सकता था उस समय। तो हमने पूरी ईमानदारी से आदरणीय बड़े भाई चिराग पासवान जी का साथ दिया कि उनका साथ देना चाहिए। साथ छोड़ा क्यों? साथ छोड़ने का बात है कि जो छात्रवृत्ति आंदोलन था, आरक्षण का मामला था, पूरे बिहार का हॉस्टल खाली कराया जा रहा था, उनको आशीर्वाद यात्रा में पूरे बिहार घूमे थे। नीतीश जी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिहार के हैं, उनके और उनके पदाधिकारियों के नज़र में ये सूचना मिली कि अमर आज़ाद है जो चिराग पासवान जी को पूरा मजबूत कर रहा है, पूरे बिहार के अंबेडकर हॉस्टल के छात्र युवा, क्योंकि हम आंदोलन करते थे, हमारे आंदोलन में हजारों लाखों की संख्या में लोग पटना की सड़कों पर मेरे एक बुलावे पर आते थे। तो उनको पता चला और पूरे बिहार का अंबेडकर हॉस्टल खाली कराया गया। मैंने आंदोलन किया और हमें जेल में डाला गया। और बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बड़ी पार्टी थी, इतने सब कुछ था, आप जेल गए, उन्होंने बेल कराना तक हमारा ज़रूरी नहीं समझा। चिराग जी ने? जी, बेल कराना भी हमारा ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। और उसके बाद हमें पार्टी के हम प्रवक्ता थे, प्रदेश प्रवक्ता थे। शायद सोचा हो कि कुछ दिन जेल में रहेंगे तो कद बढ़ जाएगा। अब उनकी क्या सोच थी हमें पता नहीं। हम तो 4 बार जेल जा चुके हैं समाज के लिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, सोसाइटी बड़ा होता है, समाज बड़ा होता है, दल से बड़ा समाज होता है। आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहे चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, समाज बड़ा है, समाज ने उनको बनाया है। बात तो सही है, लेकिन आपको इस बात की शिकायत है
कि चिराग जी ने आपका बेल नहीं करवाया। हाँ, इस बात का है। हम उसमें काफ़ी बीमार थे, बहुत परेशान थे। कई बार उनको हम बोले कि हमारा थोड़ा सा स्वास्थ्य है, अब थोड़ा सा जो स्ट्रगलर है, लीडर है, चाहे वो स्टूडेंट हो आपकी पार्टी का है, उस पर ध्यान दीजिए। पर उन्होंने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। आपके घर तो गए थे वो जो कमेटी एक SC/ST प्रकोष्ठ का बनना था, मेरे जेल में रहते हुए वो बनाया गया। और आशीर्वाद यात्रा में हमारे गृह जिला में प्रोग्राम था, प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं, कोई तिवारी जी हैं। खुल के नाम ले सकते हैं? खुल के तिवारी जी कोई हैं। कौन तिवारी जी? वो हैं कोई तिवारी जी, प्रदेश राजू तिवारी अध्यक्ष जी। अभी भी वर्तमान में हैं। राजू तिवारी जी? हाँ, वही हैं। अच्छा, आप क्या 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 उनसे शिकायत क्या है? नहीं, शिकायत कुछ नहीं, वो भी हमारे हैं, बड़े भाई हैं। पर उन्होंने एक जो ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी जो जो होता है ना माइंड में, कि कोई गरीब लड़का, दलित का लड़का हम लोगों की बराबरी में कैसे चिराग जी के क्लोज में जा रहा है, चिराग जी इनकी बात को मान रहे हैं। हमारे गृह जिला में कार्यक्रम था, हम अपने घर में रखे थे वहाँ, और उन्होंने एक षड्यंत्र किया, आपस में दलितों को लड़वाने का काम किया। हमसे ये शिकायत चिराग पासवान जी को हमने रखा। उनको पहल करना चाहिए था कि बात करा करके सॉर्ट आउट कर, वो भी नहीं कराएं। तो हम लोग तो गरीब हैं, दलित हैं, संघर्ष करने वाले हैं, वो लोग अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अंततः हमने 9 महीना इंतज़ार किया था कि जो प्रवक्ता का है या ये पद है, जिस तरह मांझी के फेवर में हमने कुछ बोल दिया था, पार्टी को उससे भी नाराज़गी हुई। और क्योंकि हम हमेशा कोई भी पार्टी में रहें, समाज के लिए खड़ा रहेंगे, समाज पर अत्याचार होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन राइट्स की बात होगी तो हम जरूर आएंगे। कोई मेरे लिए पार्टी उसमें इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पहले आप खुद संघर्ष कर रहे थे, फिर आपको चंद्रशेखर मिले, फिर वहाँ से चिराग मिले, उसके बाद अभी आप बहन मायावती जी के साथ, आगे कहाँ जाना है? आगे फ्यूचर अनसीन है, कौन देखा है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कहीं भी जा सकते कहीं भी जा नहीं दो। जो भाजपा में जा सकते हैं। पार्टी या संगठन जो है दो दलित समाज के लिए बात करेगा, उनके अधिकार के लिए, तो हम उनके साथ। भाजपा में जा सकते हैं? हाँ, भाजपा में जा सकते हैं? भाजपा में तो नहीं कह सकते हैं, पर भाजपा को छोड़ करके ऐसे भी भाजपा मैंने केंद्र में सरकार है और वो भी काम कर रही है। ऐसा किसी को आप पूरा नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि उन्हें पूरा नेगलेक्ट कर दिया जाए। राजनीति में अगर समाज में काम करना है, उसके लिए काम करना है, तो कोई ऐसा कोई नहीं कि जब वैसा बात होगा तो कहीं भी तो भाजपा मैंने वो उतना मेरा झुकाव नहीं है, मगर कह नहीं सकते। कह नहीं सकते? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं फिलहाल नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बढ़िया ऑफर आ गया अमर आजाद को भाजपा से? ऑफर की क्या बात है, हम लोग कहीं भी रहेंगे, चाहे भाजपा में अगर सपोज डेट रहें, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है वहाँ, मगर वहाँ भी अगर सरकार रहेगी तो हम बात दलितों पे अत्याचार होगा, आरक्षण संविधान का हनन होगा, तो हम जरूर वहाँ पर अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, समाज के पक्ष में रखेंगे। एक नेता और थे आप जिस वर्तमान पार्टी में हैं उसी पार्टी में थे, जनक राम जी, खुद को जनक चमार कहते हैं, और जब मौका मिला तो भाजपा में चले गए और मंत्री होने का आनंद प्राप्त किया, और उसके बाद कभी दलितों के हित की बात नहीं की है शायद। अब जनक चमार जी का बात क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, हमें तो नहीं पता। पर मैं नहीं, कैसे नहीं पता? आप जिस पार्टी में भी हैं उस पार्टी में वो रहे थे, उन्होंने संघर्ष किया है, हम उनके बारे में उतना हमें पता नहीं जानते हैं। आप बोलना नहीं चाहते हैं? नहीं, आप बोलना नहीं कैसे नहीं चाहते हैं। वो शायद MP भी रहे हैं भाजपा से, अभी भाजपा में SC/ST कल्याण मंत्री हैं, इनके पहले भी वो मंत्री थे वो हैं। पर वो क्या सोचते हैं, क्या करते, पर हमारा एक क्लियर है कि हम किसी भी पार्टी में रहें, आरक्षण संविधान से जो दलित समाज है, वंचित है, अकलियत समाज है, उन पे अगर अत्याचार, उनके अधिकारों का हनन होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे।
हम किसी न किसी माध्यम से पार्टी फोरम पे या पब्लिक फोरम में उनके अधिकार की बात को जरूर रखेंगे। आप शुरू से रखते आए हैं बात, अभी भी रखते हैं और आगे रखेंगे, आप ये कह रहे हैं। ये बात ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि हाँ, अगर कुछ कहीं भी बिहार में, झारखंड में भी कभी कभार आप चले जाते हैं, कुछ भी दलितों के साथ गलत होता है तो अमर आज़ाद वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब अमर आज़ाद के साथ गलत होता है तो कोई आता है क्या? क्या है? कहीं भी दलितों के साथ कुछ गलत होता है तो अमर आज़ाद वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जब अमर आज़ाद के साथ कुछ गलत होता है तब कोई आता है क्या मदद? नहीं। क्यों नहीं आता है? नहीं, हम देखें क्योंकि हम कई बार जेल गए हैं। और जब हम फर्स्ट बार जेल गए थे 2012 में, पूरे बिहार के छात्रों का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला था। कई शिकायतें आ रही थी। मैं पटना जो अम्बेडकर छात्रावास उसका प्रीफेक्ट था, तो जो पटना का अम्बेडकर दलितों को, हर एक जिला के जो दलित हैं छात्र हैं, से आशा रखते हैं कि ये हमारे लिए आवाज़ उठाते करेंगे, और उसमें काफ़ी एक्टिव थे, आंदोलन करते थे। 2012 में पूरा पटना कलेक्ट्रेट को हम लोगों ने घेर लिया था और कई छात्र जो हैं वो तोड़ फोड़ थोड़ा कर दिए थे। उसमें हम लोग 9 ठो शेड्यूल कास्ट में पासवान जाति के ही लोग 9 ठो हम लोग जेल गए थे। प्योर जेल में हम लोग 1 महीना रहे। तो उसमें सवाल यही आता था कि जिसके लिए हम जा रहे हैं उनके अभिभावक कहाँ हैं, वो छात्र कहाँ हैं। इसके बावजूद भी हम लोग जेल से निकले तो रुके नहीं, पूरे बिहार का दौरा किए और आंदोलन करते रहे। फिर 2021 में जेल गए, 2022 में जेल गए, छात्रवृत्ति और जेल तो आप जाते रहे? हाँ, बिल्कुल। हमेशा। मेरा एक सवाल था जो इसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया। सवाल ये था कि इस जनरेशन में चिराग या तेजस्वी, किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो दोनों दावेदार हैं। नहीं, आप किसको देखना चाहते हैं? दावेदार तो दोनों हैं। हम देखिए दोनों हैं, एक दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, एक ओबीसी के हैं। दोनों ही ठीक हैं। अब जनता जिनको, आप किसको देखना चाहेंगे? हमें आरे देखने से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है क्या? जनता जिन्हें चाहेगी वोट देंगे वो बन जाएंगे। नहीं, आप क्लियर बताइए ना कि हाँ, हम चिराग जी को देखना चाहते हैं। जिनका जनाधार आएगा वो बन जाएंगे। देखने का क्या है? हमारा तो मन है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए तो क्या। नहीं, आप बन जाएगा मुख्यमंत्री। कभी ऐसा लगता है कि सारा संघर्ष करता है अमर आज़ाद पासवान और मलाई खा जाता है चिराग पासवान? नहीं, देखिए ये तो है, लगता है ये सभी लोग जो पढ़े लिखे दलित हैं, छात्र हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में संघर्ष। अब उनके पिताजी का एक बड़ा नाम है, फेम है, पार्टी है, उनका पैसा है, सब कुछ है, रिसोर्स है, और वो हम लोग कहीं ना कहीं जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं, तो अन्य जाति के लोग जो हैं वो शायद ये कहते कि ये अम्बेडकर की बात करता है, दलितों की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, तो वो लोग थोड़ा सा हम लोगों को अवॉइड करने का काम करते हैं। पर हम लोग उसी से रामविलास पासवान जी ऐसे ही बने थे, उनकी भी पहचान वही। भले चिराग पासवान जी की ये पहचान ना हो, मगर रामविलास पासवान जी की ये पहचान है, जगजीवन बाबू जी की है, आपको एक जो यूपी के काशीराम जी हैं, मायावती जी का ये है। अच्छा, काशीराम जी को मायावती जी अपने गुरु मानती हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ही मानते हैं, जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं। फिर दोनों अलग क्यों हैं? देखिए, अलग है राजनीति को जहाँ तक हम बारीकी से समझे हैं, जो पार्टियाँ होती हैं, कई पार्टी प्रमुख से हमारी बात हुई, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार जी हो, रामविलास पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जित्तर राम मांझी हो, पप्पू यादव जी हो, कई जो हैं, एक भाजपा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिले, बाकी जो क्षेत्रीय दल के जितने भी हैं उन लोगों से मुलाकात हुई है, सामने बात हुई है। कोई ये नहीं चाहता है कि कोई हमसे आगे बढ़े या कोई नया यंग जनरेशन का लड़का, जो मैंने इस पर दैनिक भास्कर के संपादकीय में आर्टिकल भी लिखा है, उस समय 2017-18 की बात है, संपादक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि
बहन मायावती जी नहीं चाहती है कि नया लड़का यानी चंद्रशेखर आज़ाद उभर के सामने आ जाए? अब वो नहीं चाहती हैं कि चंद्रशेखर में कुछ गलतियां हैं, जो उनको पार्टी जो बनाए हैं अभी, उनका एक वो खुद एमपी हैं अपनी पार्टी से, वो गलत है। मगर बहन जी जो हैं, अभी मैं उन पार्टी में हूँ, पर वर्तमान जो राजनीति का परिदृश्य है उनके अनुसार मुझे लगता है कि बहन जी काम उस टाइप का नहीं कर पा रही हैं और जा नहीं पा रही हैं। हाँ, हमें ये लगता है। हमने पार्टी के कई लोगों को ये बातें को कहीं कि देखिए, एक जगह रहने से नहीं होगा। जहाँ भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ पर जाना होगा। मतलब आप ये साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं, साफ साफ स्वीकार कर रहे हैं अमर भाई कि मायावती जी जितना मेहनत से और काम करना चाहिए था उनको, वो कर नहीं रही हैं। नहीं, देखिए, बहन मायावती जी अपना पूरा जीवन नहीं वो ठीक है, वो सब बहुजन बात- समाज, वो सब ठीक है, नहीं वो सब बात पर लोग, ये हमारी भी बात है और लोगों से भी ये बात आती है। लोगों से ही बात आती कहता है। हूँ मतलब जमीन पे, आप इस बात को स्वीकार, हाँ, ये बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि लोग भी, आप पार्टी में रहते हुए ये बात, समाज ये कह रहे हैं। आप पार्टी में रहते हुए ये बात बोल रहे अपने पार्टी में तो हैं। आपके एक पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, आपने नाम रखा है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का क्या मतलब होता है? ट्रिपल ए जीनियस मेरा बेटा का नाम है और हम चाहते हैं कि वो बड़ा हो तो खुद से वो अपना पूरा नाम जाने, उसका नाम रोशन हो और मुझसे ज़्यादा नाम कमाए और देश या समाज का सेवा करे। हर बाप चाहता है कि बेटा मुझसे आगे बढ़े, लेकिन अपने बेटे का नाम आप बता सकते हैं? शॉर्ट नेम हम किसी को भी नहीं बताए हैं, मेरे घर में भी किसी को नहीं पता है, मेरी माँ को तक को भी नहीं पता है उसका नाम की, सब जानता है ट्रिपल ए। मतलब उसकी दादी भी नहीं जानती? नहीं जानती है। क्या बात है भाई साहब, चलिए ये तो अच्छा लगा। खैर अमर भाई, अब आते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग पॉलिटिकल पे लौटते हैं। आपके एक मित्र हैं अमर ज्योति, अभी भीम आर्मी में हैं, कैसा रिश्ता है? ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की बात कहाँ से है? थे जब हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो सभी लोग काम करते थे, बहुत सारे थे, भास्कर जी हैं, मनीष पासवान जी हैं, गौतम जी हैं, बहुत सारे लोग, पूरे बिहार के लोगों को हमने जोड़ा था और सबको हम लोगों ने एक सामाजिक राजनीतिक रूप से, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम भीम आर्मी से पहले भी पटना की राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में कई आंदोलन किए, तो उस प्रभाव से लोग जुड़े हुए थे और लोगों ने काम किया, अभी भी है। अभी हमने रिजाइन किया भीम आर्मी से तो कई लोग बने, उसमें भी फिर बना है तो बनते रहेगा। नहीं तो फिर सहयोग मिलता है? हाँ बिल्कुल, बातचीत होती है ऐसी। नहीं सहयोग मिलता है किसी मुद्दे पे, क्या आप लोग साथ आते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, कोई भी ऐसा घटना होता है, चाहे प्रोटेस्ट हो तो होते हैं। मैंने तो सुना है कि जो हमारे सोर्स बताए हैं हमें कि आप दोनों में एक डिफरेंस है, आप कुछ और बात करते हैं, वो कुछ और बात करते हैं, आप लोग का ग्रुप बटा हुआ है। हमारा देखिए, अब हम बोले ना कि हम किसी संगठन, किसी पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुद की पहचान है और हमारा स्ट्रगल है, समाज के लिए हमने किया है और बहुत सारे लोगों को हमने लाया है समाज के बीच में, सामाजिक काम में, राजनीति में, तो बहुत सारे लोग हैं। अमर ज्योति जैसे कई नाम है, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग से हमारा अच्छा है, लोग अपना अपना रास्ता देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और कोई बात। मतलब लोग आ रहे हैं आपके साथ, काम कर रहे हैं, नाम हो जाए फिर आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। हाँ देखिए, अब तो किसी को तो अब रोका तो नहीं जा सकता है कि कौन है, क्या कर रहे हैं वो। देखिए अमर भाई, जब कोई एक आदमी जाता है तो लगता है कि चलो मेरी गलती होगी, दो आदमी जाता है तो लगता है चलो मान लिया है ना, उसमें भी गलती होगी, लेकिन जब सब कोई आपको छोड़ के जा रहा है। छोड़ के देखिए जा नहीं रहे, वो एक सब लोगों से बातचीत होती है, काम में, संघर्ष में, आंदोलन में है, सब लोग आते हैं, हम आह्वान करते हैं, कई आंदोलन हमने किया है कि। तो कहीं लगता है कि इन लोगों ने आपका यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया? नहीं, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं, हमारा जो फ़र्ज़ था ईमानदारी से, हम चाहते हैं कि समाज के बहुत सारे युवा हैं, बिहार में वंशवाद की राजनीति के अलावे लोग निकले, दलितों में निकले, आगे जाए और
वो सदन में जाएं। अभी तो मैं खुद ही नहीं पहुंचा हूं। लोगों को लगा कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ये कि अमर आज़ाद जी बहुत नेता बन गए हैं, हम लोग का क्या होगा। ये बहुत सारा अपना निजी स्वार्थ होता है, निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं लोगों की, तो उस पर किसी कोई तो रोक नहीं लगा सकता है। 25 में यानी 2025 में चुनाव लड़ने का क्या उम्मीद है? बिल्कुल हम लड़ेंगे चुनाव। 2025 में विधानसभा का चुनाव। मेरा गृह जिला नालंदा है, वहाँ पर राजगीर विधानसभा है। टिकट इसी पार्टी से लेंगे या किसी और से लेंगे? पार्टी देखिए, पार्टी से हमारी बातचीत तो हो रही है, पार्टी से ही लड़ेंगे। और अच्छे जो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी, जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे जल्द ही हम पार्टी भी लॉन्च करेंगे कि किस पार्टी से हम लड़ेंगे। तैयारी हमारा विधानसभा में चल रहा है। अपने गृह जिला से? चलिए, बढ़िया है। आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से कि इस बार आप कम से कम सदन में जाइए और जो आप सड़कों को बंद करके आवाज़ उठाते थे, ये ना करना पड़े और वहाँ आवाज़ उठाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए सदन में तो आवाज़ उठाना ही चाहिए। देखिए अनुसूचित जाति के कई एमएलए एमपी हैं, आरक्षण की बात है, अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण का मामला है। अभी भारत बंद हुआ था 2018 में भी भारत, उसमें कई एफआईआर हम लोगों पे हुआ। इस बार भी हम लोगों पे पूरा लाठी चार्ज हुआ डाक बंगला चौराहा पे पटना में, सब कोई जानता है। और लगातार हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, तो समाज को वैसे लोगों को सदन में भेजना चाहिए जो समाज की बात रखता हो। कॉन्स्टिट्यूशन खास करके दलितों का, इसकी लंबी कहानी है। बाबा साहब अम्बेडकर पर आप आ जाइएगा, सेपरेट इलेक्टोरल की बात है, पूना पैक्ट की बात, तरह तरह की बातें हैं। तो सब जान रहे हैं। अभी आरजेडी में एक नेता थे, दलित थे, मंत्री भी रहे थे, आप सब समझ गए होंगे, श्याम रजक जी। उन्हें उम्मीद था कि पार्टी उन्हें बढ़ावा देगी, टिकट देगी सांसद का, मिला नहीं तो फिर वो वापस जेडीयू में आ गए। आपको क्या लगता है कि आरजेडी दलितों के खिलाफ हो गई है? क्योंकि ये बड़े नेता थे। नहीं देखिए, हाँ श्याम रजक जी कई बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार के। एक उनका नाम है, एक अच्छा खासा दलितों में कि हम लोगों से मतलब बड़े भाई की तरह हैं, बातचीत होती रहती है और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर हम लोग का गहन चिंतन मनन होता है। तो गए हैं, तो हो सके उनको लोकसभा लड़ना था, टिकट नहीं मिला, टिकट के लिए आए थे, क्या किया, तो वो तो बेहतर वो बता सकते हैं। पर वो जदयू में ही थे, वहाँ छोड़ करके नहीं, बेहतर तो बता सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं सारी बातें। तो क्या मुन्नी रजक को खड़ा किया गया श्याम रजक का कद छोटा करने के लिए? देखिए होता क्या है कि लालू यादव जी का जो वर्क ऑफ स्टाइल है पॉलिटिक्स में, कि वो कब किसे कहाँ पहुंचा देंगे, कब किसे, मगर वैसे लोगों को, मगर जो जागरूक हो और जो बोलता हो वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए, उनको सदन में भेजना चाहिए। अब ठीक है, किसी गरीब को या मजदूर व्यक्ति को जिनको राजनीति की लालसा है, आप पॉकेट का व्यक्ति करने के लिए आप उसे सदन भेज दें, राज्यसभा भेज दें, तो उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुन्नी रजक जी जो है महिला है, उनको ठीक है मौका मिला, ये अच्छी बात है, सुनने देखने में बहुत अच्छी बात है। पर वो सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है? कितनी बातों को रख पाएंगी, या रखती हैं या रखती थी, तो ये सवाल है। तो वो तो टोटली सरेंडर कर गई ना लालू जी के सामने। उनको तो उम्मीद था नहीं। हाँ, उनको कोई उम्मीद नहीं था। वो लालू यादव जी के वो चाहे उनका मैंने वो बनाए हैं, वो जो कहे लालू प्रसाद यादव जी वो कहेंगे वो करेंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक बात और हम पूछ लें आपसे, आप अब बैठ ही गए हैं। कुछ दिन पहले चिराग पासवान का एक फ़ोटो वायरल हो रहा था और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे, मैं नहीं जानता कितनी सच्चाई है, कि चिराग पासवान का किसी अभिनेता के साथ अफेयर है। किसी महिला अभिनेत्री के साथ नहीं, एक पुरुष अभिनेता का नाम ले रहे थे, विशाल सिंह का नाम ले रहे थे, और उन लोगों ने शायद एक ही जगह से फ़ोटो शेयर किया था। अब क्या हुआ था भगवान जाने। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा नहीं लगता, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला हमको, पर ऐसी कोई बातें उनके बाद वो विदेश दौरा से आए, कहा ऐसा तो नेशनल मीडिया में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। तो
कुछ लोग हैं जो बात लेकर के, कोई दोस्त है तो साथ जाएगा, होटल है रूम शेयर करेगा, कपड़ा शेयर करता है, कोई क्लोज, बहुत सारा क्लोज होता है जो हाँ हॉस्टल में होता है कई बार कि अंडरवेयर में सब सब बच्चे घूम हैं रहे तो होते हैं। हाँ। उसको देख लिया। पर वो है एक केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े हैं, तो उनका नाम को लोग उछालते हैं। अब क्या सच्चाई है ये तो आप लोग ही जाने, ये हम कह नहीं सकते डेफिनेटली कि उसमें क्या है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसा, नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है। अगर ऐसा हुआ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लिया चिराग पासवान, अगर मान लिया वो है नहीं, हम कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर मान लिया वो गे हैं या कोई और भी गे है, कोई भी राजनेता गे निकलता है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? समाज को देखिए, इसको दो तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो हमारे देश में एक थर्ड जेंडर का एक है, उस पूरा राइट्स पावर सब कुछ मिल चुका है। मगर जिस तरह से हमारे अनुसूचित जाति में पासवान जाति का जो लाइफ स्टाइल है, जो उनका रुतबा है, जो वो देखते हैं कि हमारे नेता हैं, अगर ये बात जो गलत है, रूमर है, ग्राउंड लेवल तक लोगों को पता चलता है, तो बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पासवान जाति जो है वो आक्रामक जाति है। बिहार में अपने अधिकार के लिए, राष्ट्र के लिए वो अपने आप को बहुत माने स्ट्रॉन्ग समझता है, लड़ने वाला व्यक्ति है, बोलने वाला व्यक्ति है। और इस टाइप का अगर बात ग्राउंड लेवल पे पता चले तो लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपने भी कहा कि पासवान जाति जो है वो लड़ने वाली जाति है और एक रविदास जाति है। ये दो जातियाँ दलितों में समझिए अपर क्लास में आती हैं, और ये दो जातियाँ बाकी दलितों का हक मार लेती हैं। इस पर क्या ख्याल है? नहीं, हक की क्या बात है? जो पासवान जाति है, रविदास जाति हैं, और इनका जो वोट परसेंटेज है लगभग 6% है, तो ये दोनों 12% हो गया है, यहाँ 16% की 20% हुआ है। अन्य बाकी का जो जाति के जनसंख्या के अनुरूप में इनको अपना है, ये लोग बोलते हैं, करते हैं, लड़ते हैं, यूनाइट है, सब कुछ है। ऐसा बात नहीं है कि किसी का हक मारा जा रहा है। मगर समाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाई हमारे छूटे हैं, जो निचले पायदान पे हैं, वो देखिए, ये मामला है एमएलए एमपी का, सदन में जाने का। बाकी एजुकेशन में आप देखिएगा, नौकरी में देखिएगा, तो सब जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ेगा, जो अपने राइट्स को जानेगा, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की आइडियोलॉजी को जानेगा, जरूर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि किसी को अगर आरक्षण मिल गया है, परिवार में किन्हीं को मिल गया, अब उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो मजबूत हो गए? हाँ, मजबूत हो। देखिए, बाकी जो समाज, जो बाकी आपका तबका रह गया, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, एससी में, वो तो नहीं उठ पाएगा, कैसे फाइट कर पाएगा? अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं और किसी और पासवान का या फिर रविदास का बच्चा या फिर मुसहर का बच्चा वो पढ़ के आ रहा है सरकारी स्कूल से, वो कैसे टक्कर लेगा भाई अमर आजाद के बच्चे के? देखिए, ये तो आप बात कर दिए कि जिसे अपर कास्ट का लोग है, जिसे काफ़ी धनी मनी है सामाजिक रूप से, पर अभी भी आज़ादी के 77-78 वर्ष शायद बीत चुका है, अभी भी अनुसूचित जाति के कोई डीएम बन जाता है, आईएएस आईपीएस, तो उन्हें दलित ही बोला जाता है, अनुसूचित जाति का ही बोला जाता है, दलित नेता ही बोला जाता है। अभी तक चिराग पासवान जी को आपको लगता है इतना डैशिंग है, हैंडसम है, मगर वो रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं। क्यों? ना पैसे की कमी है, ना पर्सनालिटी की कमी है, पार्टी है अपनी, सब कुछ है, इसके बावजूद भी क्या डर है? क्या डर है? क्यों लड़ रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? यही है कि आप अनुसूचित जाति के हैं, आप कितना भी, तो आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान किसी जनरल सीट से खड़े होंगे तो चुनाव हार जाएंगे? हरा दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा। जो समाज का जो परिदृश्य है, जो पूरा वातावरण है कि कैसे कोई दलित अनरिजर्व जनरल सीट से लड़े, और वो हम लोगों को सीटों पर, अगर रिजर्वेशन ना होता एससी एसटी का पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो एक भी एमएलए एमपी आपको नहीं मिलते। अपवाद होगा पूरे देश में कि एकागो निर्दलीय जिसका अपना प्रभाव होगा, जीत जाता होगा, बहुत मिलनसार होगा, बहुत ही ये होगा, या तब वो जीतते हैं। हाँ, प्रभावशाली होगा, पैसे के दम पे होगा, बाहुबली होगा, ये सब तब नहीं तो बहुत असंभव। जो कभी नहीं जाती वो है जाति। कभी
जो कभी नहीं जाती वो है जाति। हाँ, जाति कैसे चला जाएगा? जाति के अनुरूप सब कुछ होता है, शादी ब्याह होता है, सब कुछ देखा जाता है। जाति के चलते ऑनर किलिंग होता है, लव मैरिज नहीं हो पाता है, सब कुछ है जाति। लव मैरिज आपने क्यों नहीं किया? लव मैरिज है, वो सब निजी बातें हैं। नहीं, निजी बात है कैसे, आप बताइए। लव मैरिज की बात आप कर रहे हैं। करना चाहिए, आपने बिल्कुल भी- करना चाहिए। आपने भी अंतर्जातीय शादी नहीं की, आप भी चाहते तो रविदास में, मुसहर में या कहीं भी शादी कर सकते थे। आपने भी पासवान लड़की से, वो भी एक डॉक्टर से शादी किया है। देखिए है चाहते थे हम कि हमारा तो जातीय नहीं अंतरधर्मीय मामला था। अच्छा। इतना बता रहे। अच्छा। मगर किसी कारण बस नहीं हो पाया, पर हम ईमानदारी पूर्वक हम चाहते थे कि मतलब अमर आजाद ये कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका जो थी वो दूसरे मजहब से थी, दूसरे धर्म से थी, और शायद मजहब बीच में आ गया या कुछ और भी हुआ था। हम मजहब ही बीच में आया और हमारे तरफ से कोई ये नहीं था कि ना किया जाए। आप चाहते थे शादी करना? हाँ बिल्कुल चाहते थे, नहीं हुआ? नहीं हो पाया। अब ये इसके आगे नहीं पूछे क्यों नहीं हो पाया। नहीं, ठीक है, नहीं पूछते हैं क्या, चल ठीक। दिक्कत है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। होगा। हमारा परिवार है, निजी जीवन है, उनका परिवार है, नहीं चाहते। पर हम नहीं, हम नाम लेने के लिए नहीं बोले, आप नाम नहीं लीजिए, लेकिन दुख तो हुआ होगा। हाँ दुख होता है, लोग प्यार करते हैं, बिछड़ते हैं। दिल टूटा तो क्या, कौन सा गाना सुना? टूटता है दिल, ऐसा बात नहीं है। भावनाएं जुड़ी होती हैं, विश्वास होता है, सब कुछ होता है। पर हम बोले ना कि सब कुछ से अलग हमारा जो मेन उद्देश्य है समाज का सेवा करना, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से समाज के लिए काम करना मेरा उद्देश्य है। समाज के लिए काम करना आपका उद्देश्य है, ठीक है। देखिए कैसे बात को आप घुमा के ले जाते हैं। हमने पूछा दिल टूटा, दुख हुआ, क्या हुआ, तो बात वहाँ नहीं बता रहे हैं, सीधे लेके आ गए समाज पे। ये बड़ा अच्छा है भाई, नेता लोग, है ना। खैर चलिए अमर भाई, एक इंसान के बारे में और बात कर लेते हैं। वेद प्रकाश। नहीं, हंस क्यों दिए आप, हंस क्यों रहे हैं? वेद प्रकाश जी हमारे अच्छे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे हैं, साथी हैं। ये तो हो गया, आप एक बड़े पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हो गए हैं। पत्रकार हो गए हैं। जब उनका कहते नहीं कि 100 सब्सक्राइबर 50 नहीं था, सब्सक्राइबर 100 नहीं था, 50 नहीं था। उस समय से हम लोग साथ हैं। अभी तो उनका 2 मिलियन हो गया है, 2-2.5 मिलियन हो गया है। अच्छा रेवेन्यू, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ हाँ सब कुछ है, सब कुछ है। बहुत संघर्ष वो भी वेद प्रकाश जी किए। एक समाज का एक रूप का, समाज का एक जो चेहरा होता है, जो संघर्ष होता है, उनको दिखाने का प्रयास किए हैं। दलित पत्रकार वैसे भी बहुत कम हैं और एक अच्छा है वेद प्रकाश जी। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अपने छोटे भाई को वहाँ से अलग क्यों करवा दिए? छोटे भाई अब लगा उनको, मेरा भाई भी वेद प्रकाश के यहाँ अमन जो है वो काम वहाँ करते थे। कुछ बातें हुई जो उनसे अलग होना पड़ा। वो अपना चैनल द न्यूज हिंट स्टार्ट किया है, अच्छा काम कर रहा है। देखिए कोई किसी के पास आप सोचता है कि कितना दिन काम करे, वो वेद प्रकाश जी से सीखा सब कुछ, जो पत्रकारिता का जो गुण होता है सीखने के बाद अपना सीखा। और उसने सेम टू सेम अपना न्यूज़ हंट जो शुरू किया, द न्यूज़ हिंट, है ना, तो लोगों भी सेम टू सेम उठा लिया। नहीं, लोगों का उसका नाम है आप देखिए द एक्टिविस्ट का जैसा लोगो है, टी। हम उतना ध्यान नहीं दिए हैं, हो सकता वैसा ही सेम टू सेम लोगो आपके भाई का भी, आपने ध्यान नहीं? है। तो नाम लोगों को क्या है, उसका नाम TH है, द हिंट करके है, और वेद जी का TA है। हाँ उसी तरह अब वहाँ रहा है तो उनके अनुरूप, उनके वेशभूषा में काम कर रहा है। मतलब अमन जो है आपका छोटा भाई जो है वो वेद प्रकाश से प्रभावित है। हाँ। और उनसे सीखकर काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट है। वेद प्रकाश जी बहुत लोगों को पत्रकारिता सिखाए हैं, हमारे मित्र रहे हैं, मित्र रहे हैं कि अब हैं? अभी भी हैं। और करिए आप, नहीं आप क्लियर रहे हैं या फिर हैं?
अभी भी हैं। और हम लोगों ने जब भीम आर्मी का गठन हुआ था, हम लोग और वेद प्रकाश जी उन्हीं के रूम में हम लोग बात करके सबको, ये सब तो बाकी जो लोग हैं बाद में आए हैं वेद प्रकाश जी के, हम और वेद प्रकाश जी मिल कर के भीम आर्मी का गठन किए, पूरा वो लोगों को पदाधिकारी बनाए, उनका यूट्यूब चैनल से न्यूज़ चलता था, सब लोग जानते थे, परवाह होते थे। अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छे व्यक्ति हैं। अगर बुलाएंगे तो जाइएगा मिलने? अगर वेद प्रकाश जी बुलाएंगे तो मिलने जाइएगा? नहीं, मैंने क्या दिक्कत है, मुलाकात होते रहती है। MLA फ्लैट में हम लोग मुलाकात होती है, कहीं रिपोर्टिंग करते हैं तो मुलाकात होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि मतभेद होना अलग बात है, होता रहता है वो सब से कोई बड़ा मतभेद होता रहता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं होना चाहिए। चलिए अमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय दिया। और हम आपको ये बता दें कि इनका पॉडकास्ट हमने 2 साल पहले भी शूट किया था, जो किसी कारण से हम रिलीज नहीं कर पाए थे। इसलिए जो ये सेकेंड सीजन शुरू कर रहे हैं द द्रविड़ शो, उसमें हमने पहला गेस्ट अमर भाई को ही बुलाया है। अमर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा के? बहुत अच्छा लगा, और इस तरह का होना चाहिए शो। अच्छा लगा कि आपका ये सोच है कि लोगों के जीवन को, उनके संघर्ष को हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से अपना खर्चा वहन करके कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समाज में एक अलग संदेश जाएगा। वेद प्रकाश जी भी इसी तरह स्टार्ट किए थे, और उस समय हम तो CM के साथ रहते थे, प्रोग्राम किए थे, और उनका पूरा सब्सक्राइबर बढ़ा, बाद में हुआ। आप भी आगे बढ़िए। ठीक है, तो बोल दीजिए इन लोगों को सब्सक्राइब कर लें जो आपके लोग हैं। द द्रविड़ शो है, आप यूट्यूब चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, और हमारे यूनिवर्सिटी के मित्र हैं, साथ में संघर्ष किए हैं, कई आंदोलनों में भाग लिए हैं, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़े। और पॉडकास्ट के क्षेत्र में बहुत सारे देखते हैं लोग हैं, दलित में कोई नहीं है कि पॉडकास्ट बनाता हो, इंटरव्यू लेता हो लोगों को संग, तो बहुत ये अच्छी पहल है बिहार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमर।